आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब जो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके क्या लॉज है, तो वो लॉज को न्यूटन्स ने रिप्रेजेंट किया। वो तीन लॉ है। ओके, न्यूटन्स के कितने लॉ है? तीन लॉ है। तो हम वन बाय वन सब देखेंगे। पहला लॉ देखते हैं हम इसके। ओके, पहला लॉ ये क्या कहता है कि अगर कोई सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, ओके, ये सरफेस है और इस पे बॉडी रखी हुई है। ठीक है, तो ये रखी हुई है तो मतलब स्टेबल है। ओके, ये क्या है? स्टेबल है। तो ये स्टेबल ही रहेंगी। कब तक की स्टेबल रहेंगी? जब तक कि हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। ओके, अब इसके ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं है तो इस यहाँ स्टेबल ही रहेंगी और ऐसी ही रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ये स्टेबल ही रहेंगी, अपनी स्टेट जो है वो मेंटेन करेंगी। कौन सी स्टेट? स्टेबल वाली। ओके, कब तक के? कंडीशन क्या है कि जब तक के अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। ओके, तो इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो ये स्टेबल ही रहेंगी। ठीक है, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बॉडी है, मोशन में है, ओके, कुछ वेलोसिटी के साथ वो मूव हो रही है। ओके, स्ट्रेट लाइन इस तरह मूव हो रही है। ठीक है, तो ये बॉडी मोशन में ही रहेंगी, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेंगी। कब तक के? फिर वही बात, जब तक के उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी मूव हो रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी। क्या? बॉडी एक ऐसी बॉडी जो स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेंगी, मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेंगी। लेकिन कब तक के? दोनों के लिए कंडीशन क्या है? जब तक के उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है जो बॉडी के पास है। तो ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? अपनी स्टेट को मेंटेन करना। कौन सी स्टेट को? अगर स्टेबल है तो स्टेबल ही रहना, मोशन में है तो मोशन में ही रहना। ये बॉडी की स्टेट मेंटेन करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो ये न्यूटन्स का मोशन के बारे में पहला लॉ है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जिसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया और व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। एक ये बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट मेंटेन करती है। स्टेबल है तो स्टेबल ही रहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और आप सिंपली इसको इनर्शिया भी कह सकते हैं। ओके, दूसरा लॉ ऑफ मोशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने यहाँ पर डी पी अपॉन डी टी देखा है। ओके, ये डेरिवेटिव का फॉर्मेट है कि डी डी टी, मतलब हम p को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t से, तो इसे हम रेट कहते हैं। यहाँ पर p क्या है? मोमेंटम है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, p क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, जिसे हम मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं। ओके, जिसका फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये सिंबॉलिकली इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी। कि भाई डी पी, पी में चेंजेस आ रहा है, मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि डी का मतलब चेंज होता है। ओके, तो पी में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कितने टाइम में कितना चेंज आया, ये हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, जिसे हम रेट पढ़ते हैं। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ओके, एफ क्या है यहाँ पर? अप्लाइड फोर्स। जो कुछ भी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के रेट के चेंज के। ओके, तो इस तरह न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ओके, तो अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व किस तरह करेंगे कि भाई हमको ये बात पता है और नहीं पता है तो हम नोट कर लेते हैं कि जब कभी भी
प्रोपोर्शनैलिटी साइन होती है और उसकी जगह पे हम इक्वल टू रखते हैं। ओके, तो हम कांस्टेंट पुट करते हैं और इस कांस्टेंट को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट के अंदर, एसआई यूनिट में ये जो के की वैल्यू है वो 1 आती है। सॉरी, यहाँ पर मैंने पी लिख दिया था, तो के इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एसआई यूनिट के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ आता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स आता है, लेकिन स्टेटमेंट उसका यही रहेगा। ओके, तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। ओके, चलो p की वैल्यू हमको पता है, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ओके, तो p की वैल्यू हम पुट करते हैं, d डी टी ऑफ p की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू f। ओके, m जो है बॉडी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो m को हम डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं, dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। m को हमने बाहर ले लिया, dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। ओके, अब dv अपॉन डी टी मतलब वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, तो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, इसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ। यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो फिर इस तरह हमको फार्मूला मिलता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो ये जो है F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। ओके, और इसका जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है, कौन सा, ये वाला, कि डी पी अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसी की मदद से हमको फिर ये रिजल्ट मिलता है F इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका, कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, लॉ ऑफ मोशन का हम तीसरा लॉ देखेंगे। ओके, तीसरा लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब जब ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है तो कोई कुछ तो यहाँ से सोर्स होगा, कोई बॉडी होगी, कोई पर्सन होगा जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो पर्सन 1 है। ओके, पर्सन जो है तो वो भी एक बॉडी है। ठीक है, तो 1 बॉडी जो है वो बॉडी 2 पर फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, तो मैं बोलता हूँ ये पर्सन ने ये बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, वो कितना है, F12। ठीक है, मतलब 1 बॉडी ने 2 बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, जिसे मैं F12 बोल रहा हूँ। ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको बताता है कि जितना फोर्स बॉडी 1 ने बॉडी 2 पर अप्लाई की, उतना ही फोर्स बॉडी 2 बॉडी 1 पर अप्लाई करती है। ओके, उतना ही फोर्स बॉडी 2 बॉडी 1 पर अप्लाई करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो फिर मैं इस फोर्स को क्या बोलूँगा, F21, मतलब फोर्स एक्टेड बाय द बॉडी 2 ऑन 1। ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि ये दो फोर्स जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी। तो हम F12 बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस F21 बार। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो F21 बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा F21 बार का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम रहेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, इसका स्टेटमेंट किस तरह बनेगा फिर, सो एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, जैसा हम हमारा पंच ले और दीवार पे मारे, हम जितने ज़ोर से मारेंगे दीवार को उतनी ज़ोर से हमको लगता है। तो उस तरह हम ये समझ सकते हैं कि एवरी एक्शन जो फर्स्ट बॉडी ने अप्लाई किया वो एक्शन है, और सेकंड बॉडी ने जो उसको रिप्लाई दिया उसे हम रिएक्शन कहेंगे। सो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इस तरह हमने 3 मोशन के लॉ देखे। ओके, तो मैं आपको ये लिखवा के दे देता हूँ, आपको जो है तो आपकी बुक में नोट कर लेना। यहाँ पर मैंने पहला लॉ लिखा है, एवरी बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कि कोई भी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक के वो बॉडी अपनी स्टेट जो है तो मेंटेन करेंगी, वो चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन हो। ओके, उसी तरह दूसरा मैंने यहाँ पर लॉ लिखा है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ओके, तीसरा स्टेटमेंट लिखा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कभी भी आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्शन करेंगे, तो वो उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ रिएक्शन देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके,